दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे जिसमें से हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों परसेंटेज। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम अभी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 1 से 21 से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप सभी वहां से देखिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से 21 में दिया है, मार्टिन ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का 13%, ठीक है, अपने वेतन का कितना दिया भाई? 13% दिया है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित संस्था जो काम करती है उनके लिए। और कह रहा है अन्यथालय को अपने वेतन का 12%। अन्यथालय को कितना दिया दोस्तों? अपने वेतन का 12%। ठीक है, अपने वेतन का उसने दिया है अनाथालय में 12%। और फिर दिया है शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को 14%। तो इसको कितना दिया है दोस्तों? 14%। ठीक है, जो शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करती संस्था है उसको दिया है 14%। अपने वेतन का 16% लोगों को चिकित्सा के लिए। ठीक है, और 16% किसको देता है दोस्तों? लोगों की चिकित्सा के लिए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 6 और 4 10, 10 ये होगा 5, 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, 55%। 55% तो उसने दोस्तों खर्च कर दिया। ठीक है, और फिर कह रहा है अपने वेतन का 16% लोगों की फिर इसमें दिया है कि उन्होंने शेष 42,750 रुपये मासिक खर्च के लिए एक बैंक में जमा किए। ठीक है, तो यहाँ से इतना दोस्तों, ये तो इसने इस पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना दोस्तों? 100% में से अगर घटाएंगे 45, ये घटाएंगे दोस्तों 55%, तो यहाँ से आएगा दोस्तों 45%। ठीक है, 45% किसके बराबर है? कह रहा है कि 42,750 रुपये, तो ये होगा 42,750। ठीक है, तो अब अगर 1% की बात करें तो 1% ये होगा 42,750 बटे 45। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 55 25, 55 25 और ये 0, 5 से काट रहे हैं, 5 नेम 45, इसे 9 से काटेंगे तो 9 नेम 81। ठीक है, 9 पंजे 45, 950। तो 1% किसके बराबर हो गया दोस्तों? 950 के। हमसे पूछा है अनाथालय को दान दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अनाथालय को कितने दी है दोस्तों? 12%। 12% की वैल्यू पूछा है, 1% 950 के बराबर है, तो 950 से हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 नेमा 108, 108 6 114। ठीक है भाई, 114 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 1 से 22। इसमें दिया है एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है। भाई इस पर 25% कर, शेष आय का 30% घरेलू व्यय पे और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। भाई अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए भाई प्रति व्यक्ति वर्ष कितनी बचत करता है ये पूछा। ठीक है भाई, तो क्या दिया है इस पर? इस भाई इसका 25% कर पर। ठीक है, तो इसका किस पे करता है दोस्तों? 25% तो कर पे करता है। ठीक, आइए दोस्तों आप क्वेश्चन देखते हैं 1 से 22। इसमें दिया है एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है। भाई इसका 25% कर पे। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 50,000 रुपये। 25% करता है इसका कर पे, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। ठीक है, 1/4 तो कर पे करता है, तो बचा कितना दोस्तों? 4 अगर टोटल है तो एक कर पे करता है, तो कितना बचा? यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 4 में से गया 3, तो 3/4 बचा है। ठीक है, ये जो बचा है फिर कह रहा है शेष आएगा। अब जो ये बचा है इसका 30% घरेलू व्यय पर, तो इसका 30% निकालेंगे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/10। ठीक है,
तो 3 तो वो घरेलू, अगर 10 उसकी टोटल इनकम है तो 3 घरेलू व्यय पे खर्च करता है, तो कितनी बची यहाँ से घटाएंगे तो ये बचा दोस्तों 7/10। ठीक है, 7/10 बचा है। और फिर कह रहा है कि इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, 10% किस पे करता है दोस्तों, मनोरंजन पे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 1/10। तो टोटल अगर उसकी इनकम 10 है तो एक मनोरंजन पे करता है, तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ से घटाएंगे हम तो ये बचेगा 9/10। ठीक है, 9/10 बचा। और पूछा है कि वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह प्रति वर्ष कितनी बचत करता है, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो इतनी वो बचत करता है ना। टोटल इनकम 50,000 है, उनमें से इन सब पे उसने खर्च कर दिया इन पे। ठीक है, तो इतना बचाता है। तो यहाँ से देखेंगे हम 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और इसे काटेंगे अगर तो ये आएगा 250, दूना 500 होता है, और ये 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे अगर, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 125 आएगा। तो 125, और ये 7×3 = 21 गुणा 9। ठीक है, 21 गुणा 9 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 125 की गुणा अगर 9 से करेंगे तो 9×5 = 45। ठीक है, 9 12 निमा 108, 108 और 4 कितना होगा 112, गुणा ये 21। ठीक है, 1125 की गुणा 21 से करेंगे तो यहाँ से 5 एकन 5, ये 1125 आएगा। ठीक है, और ये 25 दूना 50, 11 दूनी 22। अब देखिए यहाँ से 25, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 23,625। तो ये आ गया दोस्तों 23,625। ठीक है, 23,625। ये किसका आया है दोस्तों, ये आया है, कह रहा है कि बचत करता है, मासिक आया है। ठीक है, ये आया मासिक, महीने की इतनी आया है। और हमसे पूछा है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। ये जो दोस्तों 1 महीने की करता है, हमसे पूछा पूरे साल की। तो पूरे साल की निकालेंगे तो हम 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा ये 0, 12×5 = 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हासिल 3, 5×6 = 72, 72 और 3 75 हासिल 7, 12×3 = 36, 36 और 7 तो आएगा ये 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 28 35 00, 28 35 00। इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 23। इसमें दिया है जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया, ठीक है, तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में होगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो प्राइस इंटू सेल, प्राइस इंटू सेल इक्वल टू होगा दोस्तों रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है REVENU, रेवेन्यू। ठीक है, प्राइस का मतलब होता है दोस्तों मूल्य, मूल्य। ठीक है, सेल का मतलब होता है बिक्री, मूल्य और कितनी बिक्री हुई। ठीक है, मूल्य और किसी भी वस्तु का मूल्य कितना है और बिक्री कितनी हुई, इन दोनों की गुणा करेंगे तो रेवेन्यू निकलेगा। तो क्या निकलेगा दोस्तों, राजस्व। ठीक है, राजस्व निकलेगा। तो राजस्व निकल के आएगा कि उसके पास कितने पैसे एकत्रित हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी का मूल्य 10 रुपये है। ठीक है, और 10 रुपये एक चीज़ का मूल्य है और 2 चीज़ें बिकी हैं, है ना। बिकने में 2 चीज़ें हैं तो कितना राजस्व इकट्ठा हुआ, 20 रुपये का इकट्ठा हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पत्रिका मूल्य 10% घटाया गया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10, 1/10। तो पहले मूल्य अगर 10 था तो 1 की कमी हुई, है ना। पहले मूल्य अगर 10 रुपये था तो 1 की कमी हुई तो कितना हो गया दोस्तों, 9 रुपये हो गया। और फिर कह रहा है कि उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो बिक्री में क्या हुई दोस्तों, 30% की वृद्धि हुई। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। तो अगर मूल्य पहले 10, अगर बिक्री 10 थी, ठीक है, बिक्री अगर 10 थी तो अब वृद्धि कितने की हुई भाई, 3 की वृद्धि हुई, तो बिक्री हो गई अब 13। ठीक है,
तो हमसे पूछा राजस्व, तो पहले राजस्व देख लेंगे हम, इनकी गुणा करेंगे तो पहले राजस्व आएगा दोस्तों 100। ठीक है, उसके बाद चेंजेस हुआ तो कितना राजस्व हुआ, 13, 13 ने 117। ठीक है, 117। तो कितना राजस्व बढ़ा है दोस्तों, 17 बढ़ा है। ठीक, किस पे, 100 पे। तो 17 100 पे बढ़ा है तो ये होगा दोस्तों 100 ये होगा 17%। ठीक है, 17% इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है दोस्तों, आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले 10 था, ठीक, 10% की क्या हुई, कमी हुई, तो प्राइस क्या हो गया, 10% की कमी हुई, 10 से कितना हो गया प्राइस दोस्तों, 9 हो गया। ठीक है, और बिक्री कह रहा है 30% बढ़ी है, तो बिक्री 10 से कितना हो गई, 13 हो गई। 3 बढ़ी है तो 10 से 13 हो गई, तो ये होगा दोस्तों, यहाँ से गुणा करेंगे 100, और ये 13 नेमा 117। तो कितने की वृद्धि हुई, यहाँ से देखेंगे दोस्तों 17 की वृद्धि हुई, कितने पे, 100 पे। ठीक है, तो 17% आएगा। ये था इसका भाइयों दूसरा तरीका। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है, आप इसे सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। पहले क्या हुआ दोस्तों, 10% घटाया गया, पहले 10% घटने की बात हुई, फिर कह रहा है बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, बिक्री में कितना हुई दोस्तों, 30% की वृद्धि हुई। ठीक है, बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो सक्सेसिव पे आप लगाएंगे दोस्तों तो ये होगा -10 प्लस का 30 प्लस -10 गुणा 30 और बटे ये होगा 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों -10 प्लस 30 प्लस की गुणा माइनस होगी तो ये 3 एकड़ 3। ठीक है, तो 13 हो गया, -13 प्लस का 30, तो घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 17%। ठीक है, 17% की वृद्धि होगी, क्योंकि 17 प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ये वृद्धि होगी, तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये था इसका दोस्तों तीसरा तरीका। ये था दूसरा तरीका रेशियो मेथड से, और ऐसे भी इसे कर सकते हैं भाई फार्मूले के अनुसार। ठीक है भाई, तो तीनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाया होगा। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 124। इसमें दिया है चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई, उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे ए इंटू बी बराबर क्या होगा दोस्तों, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है तो एक संख्या को बढ़ाओगे तो दूसरी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं दोस्तों, अगर हमने ये ले लिया 9 इंटू 5, ठीक है, 45 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया हमने, 45 आएगा, तो यहाँ भी 45 बनाओगे। ठीक है, तो मतलब 45 45 दोनों जगह हो गया, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट हो गया। तो एक संख्या को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। या फिर हम दूसरी को घटा रहे हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है अगर तो। ठीक है भाई, तो ये अगर 5 लेंगे तो ये कितना लेंगे दोस्तों, 9। यहाँ से हम बढ़ा रहे हैं ना, 5 से 9 हो गई, और ये 9 से 5 हो गई, ये घट रही है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, 45 होगा। ठीक है भाई, तो ऐसा कब करते हैं कि जब दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट्स जो है अगर वो कांस्टेंट है तो एक संख्या को बढ़ाएंगे तो दूसरी को घटाना पड़ेगा, या पहली को घटाएंगे तो दूसरी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन कर रहा है चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई। ठीक है भाई, तो प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू होगा दोस्तों एक्सपेंडिचर। उसका खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हिंदी में उसे बोलते हैं दोस्तों खर्च। ठीक है, और ये होता है मूल्य, और ये होगा दोस्तों खपत।
ठीक है भाई। अगर हमें खर्च चाहिए तो खर्च कैसे निकलेगा दोस्तों? मूल्य कितना है किसी भी वस्तु का और वो वस्तु की खपत कितनी हुई है, ठीक है? तो ये निकल आएगा दोस्तों खर्च की, खर्च कितना हुआ है। अब हमें कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10, ठीक है? 1/10। तो पहले अगर मूल्य 10 यूनिट था, पहले मूल्य अगर 10 रुपये था तो एक कम किया गया तो कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया, ठीक है? और फिर दिया है कि उतने पैसे में, है ना, पैसे उतने ही हैं जितना पहले पैसे थे, उसके बाद मूल्य कम हुआ तो अब भी उतने ही पैसे हैं, ठीक है? तो खर्च क्या हो गया मेरे भाई? खर्च हो गया कांस्टेंट, ठीक है? खर्च हो गया दोस्तों कांस्टेंट, मतलब पहले जितने पैसे थे आज भी उतने ही पैसे हैं उसके पास, ठीक है भाई? जब खर्च कांस्टेंट हो गया दोस्तों तो क्या होता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जब कांस्टेंट हो गया तो ये संख्या इधर आ जाती है और ये 9 इधर आ जाएगा, ठीक है? उसी तरह से ये 10 कहाँ आएगा दोस्तों? 10 यहाँ पे आएगा और ये 9 आएगा दोस्तों इधर, ठीक है? तो पहले 9 किलो खपत हो रही थी तो अब कितना हो रही है दोस्तों? 10 किलो खपत हो रही है, ठीक है? पहले मूल्य अगर 10 रुपये प्रति किलो था, प्रति केजी था, तो अब नया मूल्य कितना है दोस्तों? 9 रुपये प्रति केजी, ठीक है? 9 रुपये प्रति केजी। तो ये 9 जो है वो इधर आ जाएगा और ये जो 10 है वो इधर आ जाएगा। कब आएगा? जब दोस्तों इनका खर्च जो है कांस्टेंट हो जाए, मतलब पहले जितना खर्च था आज भी उतना ही खर्च हो, ठीक है भाई? अब यहाँ से देखिए, कह रहा है 18 कुंटल ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो ऊंचे दाम क्या क्या था दोस्तों? ये था 10 रुपये प्रति किलो, है ना? तो ये 9 किलो किसके बराबर होगा? 18 यूनिट के, 18 किलो के बराबर होगा, ठीक है? 9 यूनिट 18 केजी के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है कि 18 कुंटल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। कब? ऊंचे दाम में। तो ऊंचा दाम ये है तो इसमें खपत कितनी होती थी दोस्तों? 9 किलो। जब 10 रुपये प्रति केजी मूल्य था तो खपत होती थी 9 किलो, है ना? और वो किसके बराबर है? प्रश्न में दे रखा है 18 केजी। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 2 केजी होगी। तो हमसे पूछा है कि उतने पैसे में कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है। तो अब कितनी चीनी खरीद रहे हैं? 10 केजी। अब खपत हो रही है दोस्तों 10 केजी की। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 केजी है, तो ये 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 20 केजी, ठीक है? 20 केजी इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों 124 का ही दूसरा तरीका समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि उतने पैसे में, है ना? तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया दोस्तों? कांस्टेंट हो गया। एक्सपेंडिचर हो गया मेरे भाई कांस्टेंट, ठीक है? उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट हो गया। तो कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10, ठीक है? तो प्राइस का रेशियो क्या होगा दोस्तों? पहले प्राइस 10 था, अब एक कम हो गया तो कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया, ठीक है? प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 9 हो गया। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर क्या है भाई? कांस्टेंट है, तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा दोस्तों कंजप्शन का रेशियो। ये हो जाएगा 9:10, ठीक है? 9:10। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कह रहा है कि ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त था, ठीक है? तो ये 9 क्या है दोस्तों? 9 है दोस्तों यहाँ से, ये है ओरिजिनल, ओरिजिनल कंजप्शन, ठीक है? ओरिजिनल कंजप्शन मतलब वास्तविक खपत। हिंदी में इसे बोलेंगे दोस्तों वास्तविक खपत, ठीक है? जब प्राइस 10 था तब की ये खपत है 9 यूनिट, ठीक है? अब ये 10 क्या है? अब 10 है ये दोस्तों करंट कंजप्शन, ठीक है? करंट CURRUNT करंट कंजप्शन, करंट कंजप्शन मतलब वर्तमान खपत। ये हो गए दोस्तों वर्तमान खपत, ठीक है? पहले की खपत उसकी कितनी है? 9 यूनिट है। अब कितनी है दोस्तों? वर्तमान खपत है। तो कह रहा है कि चीनी के दाम पर 10 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त था, ठीक है? पहले वाली कीमत पर,
तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगा? 18 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 दूनी 18। अब कह रहा है कि उतने पैसे में कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है? कब? जब दाम घट गया तो कितनी खरीदी जा सकती है? तो कंजप्शन हो रहा है दोस्तों 10 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 2 से गुणा करें तो ये आएगा दोस्तों 20 केजी। ठीक है, 20 केजी इसका आंसर होगा। ऐसे इसे दोस्तों हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था इसका तरीका दोस्तों रेशियो मेथड से। ठीक है भाई, तो तीनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 125। इसमें दिया है प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी करने के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? ये होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। तो पहले मूल्य अगर 4 यूनिट था तो 1 की कमी हो गई। पहले 4 यूनिट था, 1 की कमी हुई तो कितना बचा भाई? 3 यूनिट। ठीक है, और फिर दिया है कि 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? अगर कीमत कम हुई तो 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, अब 600 रुपये में पहले जो है 600 रुपये में 5 किलो कम खरीदता था, इसका मतलब यही तो हुआ। तो उसके जो है खर्च कांस्टेंट हो गया। पहले भी उसके पास 600 रुपये थे और आज भी 600 रुपये हैं, क्योंकि इसने दिया है कि कीमत कम हुई तो 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ दोस्तों कि पहले भी उसके पास 600 रुपये थे जब कीमत कम नहीं थी, और जब कीमत कम हुई है तो आज भी उसके पास 600 रुपये हैं, जिससे जिससे वो 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या हो गया भाई? एक्सपेंडिचर हो गया मेरे भाई कांस्टेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया कांस्टेंट, मतलब पहले जितना खर्च हो रहा था आज भी खर्च उतना ही है। ठीक है, आज भी खर्च क्या है? उतना ही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो ये यहाँ पे आएगा, है ना, और ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे गुणा होगी। तो पहले 3 केजी कंजप्शन हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 4 केजी हो रहा है। तो कितना बढ़ा है दोस्तों? 1 बढ़ा है। ठीक है, 1 की वृद्धि हुई है, जबकि वृद्धि हुई कितने की है? 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 1 यूनिट 5 किलो के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछा प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। ये पूछा प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। तो ये क्या है दोस्तों? 3 यूनिट है ओरिजिनल कंजप्शन। ठीक है, और 4 यूनिट क्या है? करंट कंजप्शन, है ना, इसकी वर्तमान खपत है। ओरिजिनल कंजप्शन ये है उसकी पहले की खपत। ठीक है, वास्तविक खपत ये 3 यूनिट है। और हमसे पूछा है कि गेहूँ प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। पूछा है हमसे प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए ये तो हो गया दोस्तों वर्तमान, है ना, ये हो गया करंट कंजप्शन। उसकी वर्तमान जो है, वर्तमान खपत कितनी है? वर्तमान खपत निकालेंगे अगर यहाँ से तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। तो ये हो गया दोस्तों 20 केजी उसकी हो गई वर्तमान खपत। ठीक है, हमसे पूछा है मूल्य क्या है उसका। तो ओरिजिनल खपत कितनी है? 3 यूनिट है। ठीक है, तो 3 यूनिट ओरिजिनल खपत है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5 थी 15। 15 केजी ओरिजिनल क्या है? ये खपत है। ठीक है, तो हमें मूल्य चाहिए, तो हमारे पास कितने हैं? 600 रुपये हैं। 600 रुपये में वो क्या कर रहा है? 15 किलो खरीद रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 15 चौक 60, तो ये आ गया दोस्तों 40 रुपये। ठीक है, मूल्य उसका आ गया 40 रुपये। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 40 रुपये उसका मूल्य होगा, क्योंकि 600 रुपये है उसके पास, और ये है जो है वास्तविक खपत कितनी? पहले की खपत उसकी इतनी है दोस्तों 3 यूनिट का मतलब 15 केजी। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 40 रुपये आएगा इसका मूल्य। तो इसका वही ए वाला सही होगा इसका। ठीक है, ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? आप इसे जो है रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या हो गया दोस्तों? इसमें एक्सपेंडिचर हो गया कांस्टेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो जो प्राइस का रेशियो होगा, प्राइस का रेशियो क्या कह रहा है कि 25% की कमी हुई, 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। प्राइस का रेशियो हो गया दोस्तों 4 से 3 हो गया। तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? 3 से 4 होगा।
3 से 4 होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया दोस्तों ओरिजिनल कंजप्शन और ये हो गया दोस्तों करंट कंजप्शन। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई? यहाँ से 1 की वृद्धि हुई। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? कह रहा है 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो 1 यूनिट 5 केजी के बराबर होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल कंजप्शन निकालना है तो 3 यूनिट के वैल्यू अगर निकालोगे तो 5 से गुणा करोगे, 5 3 15, 15 केजी आ गया दोस्तों इसका ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। पहले की खपत आ गई 15 केजी। ठीक है, और उसके पास रुपए कितने हैं? 600 रुपये। 600 रुपये में 15 किलो वो है खपत कर रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60, ये आ गया दोस्तों 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये हमारा आंसर होगा। और करंट कंजप्शन की बात करें, ठीक है, करंट कंजप्शन कितनी? 4 यूनिट है, तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, तो आ गया ये दोस्तों 20। ठीक है, 20 केजी आ गया उसका करंट कंजप्शन। ठीक है, रुपए कितने उसके पास? 600 रुपये हैं, तो 20 केजी करंट कंजप्शन है। 20 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, ये 30 बार। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये आ गया इसका दोस्तों। ये क्या आ गया दोस्तों? 30 रुपये। ये इस समय का है ना, यह है वर्तमान का मूल्य। और पहले का मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो यहाँ से पहले का मूल्य भी निकाल सकते हैं, पहले की खपत भी निकाल सकते हैं, वर्तमान खपत भी इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों 126 देखते हैं। इसमें दिया है गेहूं की कीमत में 20% की कमी से, ठीक है, एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपए में क्या है, ये पूछा है। ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस में क्या रहा है? 20% की कमी हुई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। तो अगर प्राइस पहले 5 यूनिट था तो 1 की कमी हुई है ना, 5 से कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। और कंजप्शन क्या हो रहा है? कह रहा है कि 4 किलो अधिक 1200 रुपये में 4 किलो अधिक प्राप्त कर पाती है। ठीक है, तो पहले भी 1200 रुपये थे, अब प्राइस कम हुआ तो 4 किलो अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब आज भी उसके पास 1200 रुपये हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया दोस्तों? एक्सपेंडिचर हो गया कांस्टेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया, तो पहले जितना खर्च था आज भी उसका खर्च उतना ही है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में 4 की गुणा इधर होगी और ये 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 किलो हो रहा था कंजप्शन, अब हो रहा है 5 किलो। तो कितने की दोस्तों वृद्धि हुई? 1 यूनिट की वृद्धि हुई। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 4 केजी के बराबर होगा। 1 यूनिट 4 केजी के बराबर होगा। तो हमसे पूछा प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपए में क्या है। ठीक है, प्रति किलोग्राम कीमत घटी हुई पूछा है। अब देखिए दोस्तों, घटी हुई कीमत के लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हमें करंट कंजप्शन चाहिए, है ना, घटा हुआ करंट कंजप्शन चाहिए। ठीक है, वर्तमान जो है इस समय कितनी खपत है वो हमें चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए ये 5 यूनिट है ना वर्तमान खपत, ओरिजिनल करंट कंजप्शन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? करंट कंजप्शन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 4 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 500, 5 चौक 20, 20 किलो। ठीक है, 20 किलो है ये वर्तमान खपत। और रुपए कितने हैं उसके पास दोस्तों? 1200 रुपये है, 1200 रुपये हैं। ठीक है, 20 किलो वर्तमान खपत है, तो 0 से 0 काटेंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है दोस्तों? 60 रुपये प्रति केजी। ठीक है, घटी हुई कीमत है दोस्तों 60 रुपये प्रति केजी। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो 126 का ही हम दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका आप इसे दोस्तों रेशियो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1200 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। ठीक है भाई, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया दोस्तों कांस्टेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया कांस्टेंट। तो जो प्राइस का रेशियो होगा, प्राइस का रेशियो क्या कर रहा है कि 20% की कमी हुई, 5 से कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। तो प्राइस का रेशियो 5 से हो गया 4। तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा दोस्तों? 4 से 5। ठीक है, कंजप्शन का रेशियो होगा मेरे भाई 4 से 5 हो गया। कितने की कमी हुई दोस्तों? वृद्धि कितने की हुई? यहाँ से 1 की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की वृद्धि हुई। ठीक है, जबकि
कितना कह रहा है, वृद्धि कितनी हुई, 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। तो 1 यूनिट 4 केजी के बराबर होगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है। ठीक है, 5। तो उसके लिए हमें दोस्तों क्या चाहिए, करंट कंजप्शन चाहिए, है ना। करंट कंजप्शन कितना है, 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 केजी है, तो 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20। तो ये हो गया दोस्तों 20 केजी। करंट कंजप्शन 20 केजी हो गया, 1200 रुपये उसके पास है। ठीक है, और वर्तमान खपत कितनी है, 20 केजी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 60। ठीक है, तो ये आ गया 60 रुपये प्रति केजी। ठीक है भाई, 60 रुपये प्रति केजी इसका आंसर होगा, बी वाला सही होगा। तो ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड से, और ऐसे फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 127। इसमें दिया है कीमत में 20% की कमी के कारण एक खरीदार 50 रुपये में एक दर्जन से अधिक आम खरीदता है। ठीक है भाई, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस में क्या हुआ, 20% की कमी हुई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। ठीक है, 1/5 मतलब पहले प्राइस 5 था, तो 1 की कमी हुई, अब कितना हो गया, प्राइस 4 हो गया। और कह रहा है कि 50 रुपये में एक दर्जन से अधिक आम खरीदता है। 50 रुपये में एक दर्जन से अधिक आम कब खरीदता है, जब कमी हुई, है ना। जब उसमें कमी हुई तब अधिक खरीदता था, जब कमी नहीं थी तो अधिक नहीं खरीदता था, तो कम खरीद रहा होगा उतने ही रुपए में, है ना। उतने रुपए में पहले कम खरीद रहा होता है, अब 50 रुपये में अधिक खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक्सपेंडिचर उसका हो गया कांस्टेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो हो गया दोस्तों कांस्टेंट। जब खर्च कांस्टेंट हो गया मतलब पहले जितना खर्च कर रहा था और अब भी आज भी उतना ही खर्च कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाता है। तो पहले 4, अब कितना हो रहा है दोस्तों, 5 यूनिट। तो यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट कंजप्शन बढ़ रहा है, जबकि बढ़ कितना रहा है, 1 दर्जन बढ़ रहा है ना। कह रहा है कि 1 दर्जन अधिक आम खरीदता है, तो 1 यूनिट 1 दर्जन के बराबर है। हमसे पूछा है प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है, ये पूछा है। तो उसके लिए हमें चाहिए दोस्तों करंट कंजप्शन। ठीक है, वर्तमान खपत कितना है, तो 1 यूनिट 1 दर्जन के बराबर 5 यूनिट क्या होगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 दर्जन। ठीक है, तो ये आ गया 5 दर्जन, कितने रुपए में, 50 रुपये में। ठीक है, 50 रुपये में खरीद रहा है 5 दर्जन, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, 10 रुपये प्रति दर्जन इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये था इसका दोस्तों फार्मूला से, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसे रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा, 20% कम हो रहा है ना। तो 5 से 4 हो गया, तो प्राइस का रेशियो हो गया दोस्तों 5 से 4। तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा 4 से 5। ठीक है, उल्टा कब होगा दोस्तों, उल्टा तभी होता है जब कंजप्शन क्या हो, एक्स जो है एक्सपेंडिचर क्या हो दोस्तों, कांस्टेंट हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तभी ये उल्टा हो गया, इसका प्राइस का रेशियो है उसका उल्टा हो जाएगा कंजप्शन का रेशियो। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ से वृद्धि हो रही है दोस्तों 1 यूनिट की। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 दर्जन के बराबर है। ठीक है, तो 5 यूनिट जो करंट कंजप्शन है, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 दर्जन। हमसे पूछा है कि उसकी घटी हुई कीमत। ठीक है, तो 50 रुपये है उसके पास, अब खरीद रहा है वो 5 दर्जन, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 10 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, 10 रुपये प्रति दर्जन इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों 128 देखते हैं। इसमें दिया है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये पूछा है। तो ठीक है भाई, वेतन का 80% खर्च करता है, तो देखिए दोस्तों इनकम में से अगर हम
एक्सपेंडिचर मतलब खर्च अगर निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, सेविंग मिलेगी, SAVING सेविंग। क्या मिलेगा दोस्तों, बचत मिलेगी। ठीक है, बचत कैसे मिलेगी, इनकम मीन्स मतलब आय, आय में से अगर हम ये खर्च निकाल दें कि कितना खर्च हो गया, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, बचत प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि 80% खर्च करता है। ठीक है भाई, 80% क्या करता है, वो खर्च करता है। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 4/5। तो नीचे टोटल होगा, है ना, टोटल होता है, और इसमें इनकम की बात करेगा। अगर खर्च दिया है तो नीचे इनकम की बात करेगा। तो नीचे अगर उसकी इनकम 5 यूनिट है तो उसमें से कितना खर्च कर रहा है, 4 यूनिट खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अगर इनकम 5 यूनिट है तो 4 यूनिट खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा दोस्तों, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट क्या कर रहा है, बचा रहा है। और फिर कह रहा है कि यदि वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो जो वेतन है इसमें 25% की वृद्धि करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम इनका रेशियो अगर ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 500 में से 400 गया, ये आएगा दोस्तों 100। अब इसका हमें 25% निकालना आसान रहेगा। ठीक है भाई, तो इसका अगर 25% निकालेंगे, देखिए दोस्तों, इसका अगर 25% निकालेंगे यहाँ से, 25% इसका होगा दोस्तों, 25 पंजे 125। ठीक है, तो 25% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 125 की वृद्धि होगी यहाँ से, 25 पंजे 125 होगा, 500 का 25% 125 होगा, 125 की वृद्धि करेंगे तो आएगा ये 625। ठीक है, और इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, और कह रहा है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो इसका हम 15% यहाँ वृद्धि हो रही है, तो 15 चौकू 60। ठीक है, तो ये 60 की वृद्धि होगी इसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 460। ठीक है, अनुपात 460 बराबर, यहाँ से देखिए दोस्तों 625 तो उसकी इनकम हो गई, 460 खर्च हो गया, तो यहाँ से बचत कितनी होगी, घटाएंगे यहाँ से, तो ये आएगा ये 5। ठीक है, 12 12 में से 6 गया 6, 5 में से 4 गया 165। ठीक है, तो उसकी बचत आ गई 165। पहले बचत 100 थी, अब हो गई 165। बचत में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 65 की वृद्धि हुई 100 पे, तो ये 65% होगा। ठीक है भाई, 65% इसका आंसर होगा, डी वाला इसका सही होगा। तो ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई, इनकम, और ये हो गया दोस्तों एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलता है, सेविंग मिलती है। ठीक है, तो इनकम क्या कह रहा है कि इनकम अगर 5 यूनिट, 5 यूनिट ले लिया, इसे ले लिए 4 यूनिट, तो ये होगा 1 यूनिट। तो इसका अनुपात लेंगे तो डबल जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा दिया हमने, तो यहाँ भी फिर ये 100 होगा। ठीक है, अब इसका 25% वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 25% की। तो 25 पंजे 125, वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, 125 की वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि 125 की हुई, लेकिन इसमें क्या था दोस्तों, वृद्धि होके 125 हुआ था। अब इसमें केवल हम वृद्धि देखेंगे कितनी हो रही है, और इसमें देख रहे थे वृद्धि होके कितना हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 125 की केवल वृद्धि हुई, और इसमें कितने की वृद्धि हुई, कह रहा है कि 15% की वृद्धि होती है। तो इसमें 15% की वृद्धि होगी तो कितने की होगी दोस्तों, 60 की। ठीक है, 60 की वृद्धि होगी, तो इनका अनुपात लेंगे बराबर, यहाँ से घटाएंगे अगर, तो इसमें बचत में कितने की वृद्धि होगी, तो ये हम घटा लेंगे, 125 इनकम है ना, 60 यूनिट जो है वो खर्च कर रहा है, तो यहाँ से आएगा ये 65। ठीक है, और 65 आएगा, 100 पे कितना है दोस्तों, तो ये 65% होगा, 100 पे कितना, 65%। ठीक है भाई, तो ये था इसका तरीका दोस्तों, दूसरा तरीका। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। पहले तरीके में ये था कि बढ़ के कितना हो जा रहा है, और इसमें क्या था, कितना सिर्फ बढ़ रहा है ना, इसमें हमने ये देखा कितना बढ़ रहा है। ठीक है भाई, अब तीसरा तरीका इसका क्या है, तीसरा तरीका इनकम हो गया, और ये हो गया दोस्तों एक्सपेंडिचर, और ये हो गया सेविंग। ठीक, 80% खर्च करता है, तो हम अगर इनकम 100 मान लें, ठीक है, इनकम हमने मान ली दोस्तों 100 यूनिट, तो खर्च कितना करता है, 80 यूनिट खर्च करता है, तो सेव कितना करता होगा दोस्तों, 20 यूनिट सेव करता होगा, है ना, 20 यूनिट सेव करता होगा। और फिर कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 25 होगा। और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो 15% की हम वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये 15 अट्ठे 120, 1200 हो गया। तो ये 12 की, इसमें खर्च में 12 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम दोस्तों बचत में कितने की वृद्धि होगी। तो ये यहाँ से अनुपात लेंगे, इसे घटाएंगे अगर, तो ये होगा दोस्तों 13। ठीक है, बचत में कितने की वृद्धि हुई, 13 की वृद्धि हुई। कितने पे दोस्तों, 20 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे और ये परसेंट का साइन लगाएंगे। तो 20 से काटेंगे 5, 13 पंजे 65। ठीक है, तो ये आ गया 65। ठीक है भाई, 65 आ गया। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ये था इसका तीसरा तरीका कि हमने 100 मान के ही कर लिया है। और ये है दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू से इसे हम करेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ तीनों तरीके आपको समझ आए होंगे। तो भाइयों, चैनल को भाई सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, 129 दिया है, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले वे में केवल 14% की वृद्धि हो। ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या कह रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 52% की वृद्धि, पहले अगर पेट्रोल की कीमत मान लेते हैं 100 रुपये लीटर थी, तो 52% की वृद्धि हुई, तो अब हो गई दोस्तों 152। और फिर कह रहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। ठीक है, व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर में 14% की। तो पहले एक्सपेंडिचर हमने 100 मान लिया, तो अब कितना हो गया दोस्तों, 14% की वृद्धि होगी, 114 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 100 बनाने के लिए यहाँ पे किससे गुणा करें दोस्तों, यहाँ से गुणा गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों हमें 1 से। 114 बनाने के लिए यहाँ गुणा करनी पड़ेगी 114, और ये बटे में आ जाएगा 152। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखेंगे 1 से कंजप्शन 114 बटे 152 हो गया। ठीक है, 114 बटे 152 किससे दोस्तों, 1 से। तो 100 पे कितना चेंज आया, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो 152, इसकी गुणा होगी दोस्तों 152 माइनस 114, और ये बटे आएगा 152। तो यहाँ से देखेंगे, और ये 100%। ठीक है, ये दोस्तों अब हम देखते हैं इसका, इसमें से ऊपर लेस करेंगे तो ऊपर आएगा ये दोस्तों 12, 8 और ये 38, नीचे है 152। ठीक है, और 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, 19 अट्ठे 152। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 बार, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो ये हो गया दोस्तों 25%। ठीक है भाई, 25% इसका आंसर होगा। तो इसका सी वाला सही होगा। ये था इसका तरीका। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस का रेशियो क्या है। अगर प्राइस का रेशियो होगा दोस्तों 100 से 152। ठीक है, प्राइस का रेशियो होगा 100 से 152 क्योंकि वृद्धि हो रही है। ठीक है, और हमें चाहिए दोस्तों कंजप्शन। तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। तो हमें कंजप्शन चाहिए, कंजप्शन बराबर होगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो गया दोस्तों, एक्सपेंडिचर का रेशियो हो रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 14% की वृद्धि हुई। तो एक्सपेंडिचर 100 से कितना हो गया दोस्तों, 114। ठीक है, 100 से हो गया दोस्तों 114। तो यहाँ से हम देखेंगे कंजप्शन हमें चाहिए। ठीक है, कंजप्शन क्या होगा, इसके बटे इसे करो तो 100, और बटे ये होगा 100 अनुपात 114, और बटे आएगा 152। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, 152 की गुणा इधर होगी 152 अनुपात 114। ठीक है, 19 से काटेंगे, 19 अट्ठे 152। ठीक है, 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते 19 छक्का 114। ठीक है, इसे काटेंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, मतलब 4 अनुपात 3 हो गया। ठीक है, कितने की कमी आई दोस्तों, 1 की कमी आई, कितने पे, 4 पे। तो 1/4 को हम लिखेंगे 25%।
ठीक है भाई, 1/4 को लिख किया हमने 25%। तो ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड। अब इसी चीज़ को डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कंजप्शन को, है ना। यहाँ से देखेंगे कंजप्शन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइस ये नीचे आ रहा है, तो ये जो नीचे यहाँ पे ही जाना है, ठीक है, ये उठ के यहाँ पे ही जाना है, तो सीधे प्राइस में कितने की वृद्धि, 52%। तो ये 152 लिख लिया अनुपात। उसके बाद एक्सपेंडिचर में 14% की वृद्धि हुई, तो ये 114 हो गया। इस चीज़ को हम यहाँ ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था इसका दोस्तों दूसरा तरीका। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 130। इसमें दिया है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, ठीक है, परंतु ये आयता अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए और ये अंक अहता से 10 अंक अधिक थे। तो परीक्षा के कुल अंक क्या हैं, ये पूछा है हमसे, ठीक है दोस्तों। कुल अंक पूछा है कि परीक्षा में कुल अंक क्या है। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना मैक्सिमम मार्क्स x है, ठीक है। मैक्सिमम अधिकतम नंबर हमने मान लिए दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स हमने मान लिए दोस्तों x है, ठीक है, x है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, तो x का कितना किए उसने दोस्तों, 65% अंक प्राप्त किए, ठीक है, अंक प्राप्त किए, परंतु ये अहता से 20 अंक कम थे। तो ये क्या थे दोस्तों, 20 अंक कम थे। पास होने के लिए जो अंक चाहिए हैं, उनसे ये 20 अंक कम थे। तो इसमें अगर 20 जोड़ दें हम, तो ये क्या होगा, पास हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया दोस्तों पासिंग मार्क्स, ठीक है, ये हो गया पासिंग मार्क्स, ये उसके हो गए दोस्तों पासिंग मार्क्स। और फिर आगे दिया है दूसरे छात्र ने उस परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। तो मैक्सिमम मार्क्स का दूसरे छात्र ने कितना किए दोस्तों, 80%, ठीक है, 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अहता से 10 अंक अधिक थे। ये क्या थे दोस्तों, 10 अंक अधिक थे। तो इसमें अगर 10 कम कर दें तब ये पासिंग मार्क्स रहेगा, है ना। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, पासिंग मार्क्स, क्योंकि 10 अंक अधिक लाता है, तो 10 कम कर देंगे तो ये पासिंग मार्क्स होगा। दोनों पासिंग मार्क्स हैं, दोनों पासिंग मार्क्स हो गए, तो ये बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ से इधर लाएंगे इसे, 65% में से 80% घटाएंगे, तो ये आएगा दोस्तों माइनस का 15%। किसका आएगा, x का, ठीक है, बराबर माइनस का 10 पहले से इधर आएगा, ये भी माइनस का होगा, तो 20 और 10 30, तो माइनस का हो गया दोस्तों 30। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30। तो परसेंट का साइन हटेगा, इससे ये गुणा होगी दोस्तों 1/100 से x में, बराबर 2 से इधर गुणा होगी, तो x बराबर आएगा दोस्तों 200, ठीक है, x बराबर आ गया 200। तो हमसे पूछा है कि ये अंक अहता अंकों से 10 अधिक थे, तो परीक्षा के कुल अंक कितने, कुल अंक पूछा है, तो 200 कुल अंक आ गए, ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। अधिकतम अंक आ गए 200। तो 200 नंबर की परीक्षा थी। अगर पासिंग मार्क्स पूछा होता, तो चाहो तो इसमें रख दो या फिर चाहो तो इसमें रख दो, दोनों से आंसर पासिंग मार्क्स के हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें रखेंगे हम, तो ये 200, इसका 65%, परसेंट का साइन यहाँ ऐसे रखिए, परसेंट प्लस का 20, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 5 दूना 10, 6 दूनी 12 और 1 13, और प्लस का ये 20। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं दोस्तों, 150, ठीक है, 150 हो गए दोस्तों ये पासिंग मार्क्स, ठीक है। इसमें भी रखोगे तब भी 150 आएगा, तो 150 पासिंग मार्क्स हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो इसका दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कह रहा है 65% अंक प्राप्त किए। उसने कितने किए दोस्तों, 65% अंक प्राप्त किए, ठीक है। और क्या होता है कि 20 अंक कम थे, तो 20 अंक इसमें अगर जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा, है ना। 20 अंक अगर जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। और कह रहा है कि दूसरे छात्र ने उसमें 80% अंक प्राप्त किए, और दूसरा छात्र है उसने कितना किए दोस्तों, 80% किए हैं, 80% अंक प्राप्त किए, और ये अंक अहता अंकों से 10 अधिक थे। क्या थे दोस्तों, 10 अधिक थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 10 अधिक थे तो 10 कम कर दें तब भी वो पास रहेगा, है ना। 10 कम करेंगे तो पास रहेगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, डिफरेंस अगर लेंगे तो ये आएगा 15%, और यहाँ से ये आएगा 30, ठीक है, 15% और ये आ गया 30। तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30,
तो 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 2। ठीक है, 1% 2 आ गई। हमसे पूछा है कुल अंक, मतलब अधिकतम अंक पूछा है। 100% होंगे अधिकतम अंक, है ना। अधिकतम अंक कितना होंगे दोस्तों, अधिकतम अंक 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100%, इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो ये होगा दोस्तों 200। ठीक है, तो ये होगा 200। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 1% की वैल्यू 2 के बराबर है, तो ये तो हो गया अधिकतम अंक। अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो 1% की वैल्यू 2 के बराबर है, तो चाहो तो इस वाले समीकरण में रख दो, चाहो तो इसमें रख दो। ठीक है, पासिंग मार्क्स निकल आएंगे। 1% की वैल्यू 2 के बराबर है, तो इसे परसेंट में बदलना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10%। तो पासिंग मार्क्स 75% प्लस 10%, कितना हो गया दोस्तों, 65% प्लस 10%, 75%। ठीक है, 65% प्लस का 10%, तो पासिंग मार्क्स हो गए दोस्तों 75%। ये हो गए पासिंग मार्क्स। अगर इसमें रखोगे तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5%। ठीक है, तो 80% माइनस 5%, 75%, तो ये आ गया दोस्तों 75%। और यहाँ भी कितना आ रहा था, 75%। ठीक है भाई, ऐसे इससे करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों 131 देखते हैं। इसमें दिया है विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है भाई, कितने करता है, 46%। फिर भी 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो इसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर आगे दिया है यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है। अब दूसरी कंडीशन में अगर वो 52% अंक प्राप्त करता है तब क्या होता है, तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होंगे। ठीक है, पास होने के लिए जो 8 अंक जो है उससे ज़्यादा प्राप्त होंगे, तो 8 कम कर देंगे। ठीक है, तब भी वो पास रहेगा। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा 6%, और यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 18। तो 6 तियाँ 18, तो 1% किसके बराबर हो गया, 1% हो गया दोस्तों 3 के। ठीक है, और हमसे पूछा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। ठीक, तो चाहो तो इससे निकाल सकते हो, इस वाले से, या चाहो तो नीचे वाले से निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू 3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 46% में कितने अंक बनेंगे, 1% 3 के बराबर है, तो 46% में अंक बनेंगे दोस्तों 46 से हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 46 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 तियाँ 18, और 4 तियाँ 12, और 1 13, और 10 अंक ये है ना, 10 ये, तो ये आएगा दोस्तों 148। तो पास होने के लिए उसे 148 अंक चाहिए हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। चाहो तो भाई आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इससे कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 52% में कितने अंक होंगे देख लेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 3 दूना 6, और 5 तियाँ 15, 156, और 8 अंक जो है अधिक पाता है तो 8 कम कर देंगे, तब भी आएगा दोस्तों 148। ठीक है, तब भी 148 आ गया। ये इसका आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 132। इसमें दिया है जय को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए, वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है भाई, कितने प्राप्त हुए, 45% प्राप्त हुए, 18 अंकों से क्या हो गया दोस्तों, अनुत्तीर्ण हो गया, तो 18 उसमें जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा, है ना। और फिर दिया है कि यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते। अब कितना कर रहा है भाई, 65% अंक प्राप्त कर रहा है, 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। तो 6 अंक क्या हो दोस्तों, अधिक मिल रहा है, तो 6 कम कर देंगे तब भी वो पास रहेगा। ठीक है, पासिंग से 6 अंक अधिक मिल रहे हैं तो 6 कम कर दिए तब भी वो पास रहेगा, है ना, तब भी तो पास रहेगा। अब यहाँ से डिफरेंस देखेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये आएगा 20%, और यहाँ से इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये 18 माइनस माइनस का 6, तो ये होगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस 24, तो ये 10 से काट 2 से काटेंगे 10, इधर होगा दोस्तों 12। ठीक है, 10% 12 के बराबर, तो 100% हमसे पूछा है 100%, तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा वो दोस्तों 120। ठीक है,
तो कह रहा है उस परीक्षा में कोई कितने अंक अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। तो कितना होगा दोस्तों, 120 होगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।